हमारी आज की कहानी है स्वार्थ का रिश्ता। पुष्पा जी का मन आज बहुत ही विचलित था। लगातार अपने बेटे को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटे की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तभी उनकी बेटी कनिका उनके पास आई और उनकी परेशानी का कारण पूछने लगी। तो फोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में पुष्पा जी अपनी बेटी से कहने लगी, कनिका, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा भी क्या व्यस्त हो गया है तेरा भाई जो इतने फोन करने के बाद भी कोई जवाब ही नहीं देता। तभी अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कनिका बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फोन नहीं उठाया तो बार बार फोन करने से क्या फायदा। अब ज्यादा मत सोचो, बिना बात के खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो। और अगर भैया फिर गुस्से में कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे, वो इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में वो अपना काम देखेंगे या तुमसे फोन पर बातें ही करते रहेंगे। हाँ कनिका, बात तो तू ठीक कह रही है। वहाँ बेचारा मेरा बच्चा दिन रात इतना काम करता है, उसे फुर्सत ही कहाँ होगी। ठीक है, अब मैं उसे बार बार फोन करके परेशान नहीं करूंगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वो खुद ही फोन कर लेगा। इतना कहकर पुष्पा जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। पुष्पा जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे विवेक का जन्म हुआ था। पुष्पा जी और उनके पति अशोक जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 10 वर्षों के बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन ये खुशी भी गम में बदल गई थी जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि उनके बच्चे की दोनों टांगे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिले तो शायद उसकी टांगों में जान वापस आ सकती है। फिर साहस जुटाकर पुष्पा जी ने निर्णय लिया कि वो अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देंगी। इस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे विवेक की देखभाल में जुट गई। उधर किशोर जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का फल ये हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्ष में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी धन दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर पर उनकी बेटी कनिका का जन्म हुआ। हर माता पिता की तरह पुष्पा जी और अशोक जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका ये सपना भी पूरा हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद अशोक जी हृदयघात के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई पुष्पा जी भूल ही गई कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया है। दूध उबलने लगा, लेकिन पुष्पा जी वहां उपस्थित होते हुए भी वहां नहीं थी। तभी कनिका अंदर आई और बोली, ओहो माँ, कहाँ खोई हो, सारा दूध उबलकर गिर गया। पुष्पा जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे माँ, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है, मैं देखती हूँ। कहते हुए कनिका दौड़ कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय विवेक भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है, क्यों बार बार फोन करके
मुझे परेशान करती रहती हो। तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहेंगे। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं? अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर कनिका हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो बोलूंगी ना। ये सुनकर विवेक चुप हो गया तो कनिका ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर भी वो मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा। तभी पुष्पा जी वहां आई और कनिका के हाथ से फोन खींचते हुए गुस्से से बोली, ये कैसी बातें कर रही हो कनिका? कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। कनिका आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई तो पुष्पा जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी विवेक गुस्से से बोला, माँ, बहुत जबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल बात ये है कि मैंने कुछ समय पहले ही घर पर रिपेयर का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। एक बार घर की रिपेयर का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यहीं बेंगलुरु में अपने पास बुला लूंगा। फिर हम एक साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए तो घर की रिपेयर करवा रहा हूँ। फिर पुष्पा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो मैं करवा देती हूँ। बस तू ये बता कि तुझे पैसे कितने चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर विवेक को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात हुई माँ? कितने समय के लिए चाहिए से आपका क्या मतलब है? फिर पुष्पा जी मायूसी भरे स्वर में बोली, दरअसल बेटा, बात ये है कि अब ले देकर हमारे पास केवल ये घर ही बचा है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने कनिका के लिए रखे थे, वो भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि रितु की माँ यानी कि समधन जी बहुत बीमार हैं, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। बेटा, तूने तब कहा था कि मैं जल्दी से पैसे लौटाकर आपके गहने आपको वापस कर दूंगा, लेकिन वो भी तुमने अभी तक नहीं दिए। बेटा, तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची तो नहीं रही। तुझे तो सब मालूम है, कनिका कॉलेज में पढ़ रही है, तो 2-4 साल बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूंगा। बस एक बार रिपेयर का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वाऊंगा, बाकी की उधारी बाद में चुकता करूंगा। अपने बेटे पर विश्वास रखो माँ। बेटे की ये बात सुनकर पुष्पा जी बोली, ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से पैसा उधार लेने का इंतजाम करती हूँ। फिर विवेक बोला, माँ, इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। 8-10 हजार रुपए से तो काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे कम से कम 5 लाख रुपयों की जरूरत है। बेटे की ये बात सुनकर माँ हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगी। तभी विवेक बोला, आप एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर गिरवी रखकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर पुष्पा जी को जैसे कोई झटका सा लगा। नहीं नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? ले देकर हमारे पास ये मकान ही है, अगर इसे भी गिरवी रख दिया और फिर कर्ज ना उतार सके तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कहाँ भटकते फिरेंगे। घर गिरवी रखने से पुष्पा जी ने साफ साफ मना कर दिया। तभी विवेक बोला, अरे माँ, आप भी हद करती हैं, ऐसी नौबत
मैं आने ही नहीं दूंगा। अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अपने बेटे की बातों में आकर पुष्पा जी ने अपनी इकलौती बची संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिल गए। हालांकि कनिका अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि घर गिरवी मत रखो, भैया की बातों में आकर इतना बड़ा कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन पुष्पा जी ने अपनी बेटी की एक ना सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, ना जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। कनिका कुछ कहने ही लगी थी कि पुष्पा जी बोली, बस बस अब ज्यादा बहस मत कर, तू छोटी है तो छोटी बनकर ही रहा कर। घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर में बड़ी मैं मौजूद हूँ। तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा होगा। इकलौता बेटा है मेरा, अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए तो हम दोनों उसके घर में उसके साथ ही रहेंगे। तेरी शादी का खर्च भी वो देख लेगा। पुष्पा जी ने अपनी बेटी की एक भी ना सुनी और घर को गिरवी रख दिया। लेकिन कनिका के बहुत कहने पर उन्होंने उस रकम में से 5 लाख रुपए बचाकर अपने पास रख लिए। कनिका बोली, माँ, आपसे भैया ने 5 लाख रुपए देने को कहा था तो बस 5 लाख रुपए ही दो, बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करवा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें ये मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वो किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। कुछ दिनों से पुष्पा जी के घुटनों में बहुत दर्द था तो उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा, बेटा, जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना। मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। बहुत दवाइयाँ खा ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोज रोज का दर्द अब सहन नहीं होता। आओगे तो किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की देर थी कि विवेक अपनी पत्नी रितु के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी रितु ने कहा, माँ, आप भी कभी कभी बेंगलुरु आ जाया कीजिए, वो भी आपका ही घर है। तो पुष्पा जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों विवेक, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही रितु के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब सी हो गई और विवेक को घूर कर देखने लगी। तभी विवेक भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ रितु, माँ ने हमारे घर की रिपेयर के लिए सारी रकम का इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयर हो जाएगी तो फिर वो हमारे साथ ही रहेंगी। विवेक का इशारा समझकर रितु अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ हाँ माँ जी, वो आप लोगों का ही तो घर है। और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तब तक घर घर भी तो नहीं कहलाता। इतना कहते हुए रितु जल्दी से रसोई घर में जाकर चाय नाश्ता बनाने में कनिका की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रखकर ले आई। तभी विवेक अपनी माँ से बोला, माँ, वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था। आप पैसे दे देंगी तो अपने खाते में जमा करवा लूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। कनिका ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसमें से पुष्पा जी ने 5 लाख रुपए निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। तभी विवेक बोला, लेकिन माँ, घर गिरवी रखकर कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आपको मिले होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब पुष्पा जी और उनकी बेटी कनिका एक दूसरे का
चेहरा देखने लगे। फिर पुष्पा जी बोली, हाँ बेटा, 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन कनिका की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखने थे ना, इसलिए उन पैसों में से 5 लाख रुपए मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ सुख से जी रहे हो, एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की देर थी कि विवेक गुस्से से बोला, माँ, आपने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। अगर विश्वास होता तो सारे पैसे मेरे हाथ में रखती आप। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा। तभी पुष्पा जी बोली, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। तभी विवेक अपनी बातों में मिश्री घोलता हुआ बोला, हाँ माँ, अरे आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे। आपको जब जरूरत होगी बेझिझक ले लेना। ऐसा कहते हुए विवेक ने 10 लाख रुपए अपनी माँ से लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। रितु भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद कनिका ने नाराजगी जताते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप ये पैसे भैया को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी ना। तभी पुष्पा जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वो तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हो या उसके पास, क्या फर्क पड़ता है? वो कोई पराया थोड़ी ना है, संभाल कर रखेगा पैसे। ऐसा कहकर पुष्पा जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह पुष्पा जी नींद से जागी तो उनके बेटा बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आए और बोले, अच्छा माँ, हम चलते हैं। ये देखकर पुष्पा जी और कनिका हैरान रह गए। तभी पुष्पा जी बोली, बेटा, तुम तो यहाँ कुछ दिन लगाने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, आपकी कही बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हमें जाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, लेकिन अभी हमें जाना होगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब कनिका बोली, मैं जानती थी कि भैया यहाँ सिर्फ पैसों के लिए ही आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। कनिका की ये बात सुनकर पुष्पा जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कभी पुष्पा जी अपने बेटे विवेक को फोन लगाती तो कभी कनिका, लेकिन वो कभी फोन ही नहीं उठाता था, और गलती से कभी उठा भी लेता था तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता और अभी कॉल करता हूँ ये कहकर फोन काट देता था। कभी रितु को भी फोन करते तो जवाब मिलता कि अभी अभी नहाने गए हैं, या फिर किसी काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीने से उन्होंने जमींदार की किस्त नहीं भरी थी। जमींदार के लोग बार बार पैसे मांगने आ रहे थे। पुष्पा जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। अपना घर गिरवी रखकर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था, वो तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब पुष्पा जी के पास कोई और चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी कनिका के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। 3 घंटे के सफर के बाद थकी हारी दोनों माँ बेटी जब विवेक के घर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे। पुष्पा जी और कनिका उन्हें देखकर हैरान रह गए। विवेक और रितु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले ये जिनका घर था वे लोग
यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब कनिका ने उनसे पूछा कि वे लोग कहाँ रहते हैं, तो वे बोले, हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर पुष्पा जी और कनिका निराश हो गई। वे स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उस शहर में वो किसी और को भी नहीं जानती थी, इसलिए वे कहीं और भी नहीं जा सकती थी। लेकिन कनिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन अब भी विवेक ने फोन नहीं उठाया। कनिका आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। निराश होकर दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहां से वापस जाने लगी। वे लोग अभी पीछे मुड़े ही थे कि इतने में एक कुरियर वाला आया, जो विवेक के नाम का पार्सल लेकर आया था। बेल बजाई, लेकिन विवेक को वहां ना पाकर वो पार्सल पर लिखे नंबर पर फोन करने लगा और बोला, सर, मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ। आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। कनिका ने जब ये बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो कुरियर वाले से बोली, भैया, कहीं आप विवेक भैया से तो बात नहीं कर रहे थे? तभी कुरियर वाले ने उनकी ओर देखा और बोला, जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहा था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? भैया, दरअसल वो मेरे बड़े भाई हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए। यहाँ आए तो पता चला कि वो अब कहीं और रहते हैं। यदि आप हमें उनका नया पता बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात मानकर कुरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें विवेक की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में पुष्पा जी और कनिका ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए, जहां विवेक ने अपना फ्लैट खरीदा था। विवेक का फ्लैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी में था, जहां ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थी। पुष्पा जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान, देख तो कनिका, ये इमारतें कैसे आसमान को छू रही हैं। इतनी बड़ी इमारतें तो आज तक हमने टीवी में ही देखी थी। हमारा विवेक इतनी अच्छी सोसाइटी में रहता है। आश्चर्यचकित थी पुष्पा जी। चलो माँ, अंदर चलते हैं। ऐसा कहते हुए कनिका जैसे ही अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ अंदर जाने लगी, तो गार्ड ने उन्हें सोसाइटी के अंदर जाने से रोक दिया। कुरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वो माँ बेटी सोसाइटी के बाहर खड़ी खड़ी विवेक का इंतजार करती रही। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दीजिए कि उनकी माँ और बहन गांव से आई है, लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। पुष्पा जी एक पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी और कनिका ने बहुत साधारण सलवार सूट पहना हुआ था। पुष्पा जी बार बार उन इमारतों की ओर देखती जा रही थी। फिर कनिका ने गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो उनका यकीन करे और उसके भाई विवेक को उनके आने की सूचना दे, या फिर उन्हें ही अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने के लिए आ गए। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे ही नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम करती हैं, सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी पुष्पा जी बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं और मेरी बेटी आपको काम वाली बाई नजर आते हैं? हम किसी के घर काम करने वाले नौकर नहीं हैं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। गार्ड की इस बात पर कनिका को गुस्सा आया और बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है?
अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसे बात की है तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कनिका से पूछने लगा, आखिर बात क्या है। तब कनिका ने सारी बात कह सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वो कह रही है कि उसका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते। फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। परंतु उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। पुष्पा जी अपनी बेटी के साथ सोसाइटी के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाएं, ये सोच सोचकर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और ना जाने ऐसी कितनी ही इमारतें वहां खड़ी थी। तभी कनिका की नजर सामने से आ रहे उसके भाई विवेक पर पड़ी। विवेक के साथ उसके कुछ खास दोस्त भी थे। विवेक ने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। विवेक को देखते ही कनिका अपनी मां को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। उसी समय रितु ने दरवाजा खोला तो पुष्पा जी दौड़कर विवेक की ओर गई और अपने बेटे के गले लग गई और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुझे मालूम है, गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक रखा था और वो तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, चल वो सब छोड़, ये बता तू कैसा है। पुष्पा जी और कनिका सुबह से यहाँ वहां भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर विवेक के पसीने छूट गए। वो कभी अपने दोस्तों को देख रहा था तो कभी पुरानी सी साड़ी पहने अपनी माँ को। उसने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि ये मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी रितु ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रहे हो, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसकी देखा देखी विवेक भी बोला, हाँ कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर पुष्पा जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो जड़वत खड़ी हुई उसे देखती ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया था, कैसे वो बेटा आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर सकता है। उसकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी कनिका आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और गुस्से से बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते ये कौन है? ये वही बदकिस्मत माँ है जिसने आप जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर दी। ये वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। कनिका के मुंह से ये बात सुनकर विवेक के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी विवेक बोला, 2 पैसों की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से जिल्लत भरे शब्द सुनकर पुष्पा जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह से बात करते हुए? तभी रितु बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? उसके इतना कहने की देर थी कि पुष्पा जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश ये थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। लेकिन सारी गलती मेरी ही थी। मैं ही अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनी। वो मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रखो, लेकिन मैंने ही तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके
अपना सब कुछ तुझे दे दिया। काश मैंने अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे ना दिया होता, तो आज मेरी और मेरी बेटी की ये हालत ना होती। तभी विवेक गुस्से में बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने वो पैसा देकर। जो कुछ भी तुमने किया वो फर्ज था तुम्हारा। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं। फिर पुष्पा जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है, लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ, तो तुझ जैसे नालायक को जमीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। उसी समय पुष्पा जी ने पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी देर में वो बुजुर्ग अंकल जिन्होंने पुष्पा जी और कनिका की मदद की थी वहां पहुंच गए और उनके साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो औलाद ना होना ही अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो ना देखना पड़े। सोसाइटी के सभी लोग विवेक और उसकी पत्नी रितु पर उंगली उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुष्पा जी की शिकायत पर विवेक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तो विवेक और उसकी पत्नी रितु की आंखें बाहर आ गई। वे दोनों पुष्पा जी से माफी मांगने लगे और उनके पैरों में गिर पड़े। जेल की सजा से बचने के लिए विवेक के पास केवल एक ही रास्ता था कि वो अपनी माँ का सारा पैसा वापस लौटा दे। लेकिन अपनी माँ को लौटाने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसे अपना नया फ्लैट अपनी माँ के नाम पर करना पड़ा। कनिका और पुष्पा जी अब आराम से अपने गांव वाले मकान में ही रहते हैं और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उससे अपने मकान की किस्त चुका रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।